मैं अभी 6 महीने की व्यापारिक यात्रा से लौटा ही था और मेरी पत्नी तुरंत मेरी बाहों में कूद पड़ी और कहने लगी कि वह एक बच्चा चाहती है। लेकिन उस एक हरकत ने मुझ में शक की एक अचानक लहर जगा दी। क्या होगा अगर वह पहले से गर्भवती है और बस दोष लेने के लिए किसी को ढूंढ रही हो? मैं काम से बाहर रहता हूँ। अगर वह किसी और को घर लाए, मुझे आखिर में ही पता चले, उसे बेगुनाही साबित करने का मौका देने को। अगले ही दिन मैंने घर के हर कमरे में छिपे कैमरे लगा दिए। फिर मैंने झूठ बोलकर कहा, कंपनी की इमरजेंसी ट्रिप है। असल में मैं उस तैयार किराए के फ्लैट में गया। फोन निकालकर उसकी हर चाल पर नजर रखने लगा। पूरा हफ्ता वह बिल्कुल सामान्य रही। बदलाव 8वें दिन आया। मैं वही छिपकर देखता रहा रोज। उसने गाढ़ा खूबसूरत मेकअप किया और खुश होकर बाहर निकली। मैं तुरंत समझ गया, वह डेट पर है। मैं किराए की कार में बैठकर इमारत के सामने नजरें टिकाए रहा। थोड़ी देर बाद वह निकली। मैं उतरा और चुपचाप संभल कर उसके पीछे चल पड़ा। दूरी बनाकर पीछे रहा। पता चला कि वह सिर्फ पास के बाजार जा रही थी और मुझ पर एक जबरदस्त राहत की लहर दौड़ पड़ी। 1 घंटे बाद वह एक बड़ा किराने का थैला लेकर घर वापस आ गई। मैं कार में वापस लौट आया ताकि स्क्रीन पर लाइव फीड देखते रह सकूं। उसने बैगों को टेबल पर रखा और तुरंत अपना फोन निकालकर कॉल करने लगी। तुम कब आ रहे हो? 3 घंटे और। बस इतना ही? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कौन था जो आ रहा था? मेरा दिल गले में अटक गया। मैंने उन 3 घंटों को पूरी तरह यातना में बिताए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी खुशी से चमक उठी। वह खोलने दौड़ी तो एक आदमी सीधे हमारे लिविंग रूम में घुस आया। उसे देखते ही दिमाग सुन्न हो गया। मैं उसे जानता था, वो उसके ऑफिस का ही बॉस जोवियान। उन्हें साथ में खाते हुए, हंसते और बातें करते हुए एक असली शादीशुदा जोड़े जितने घनिष्ठ देखकर मुझे ऐसा लगा कि गुस्से से मेरा सिर फटने वाला है। मैं सच में अभी वही घुसकर उन दोनों गद्दारों को चीर फाड़ कर उन्हें भारी कीमत चुकाना चाहता हूँ। लेकिन तर्क कहता है कि मुझे थोड़ी और देर इंतजार करना होगा। इसे कामयाब बनाने के लिए मुझे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। 1 घंटे बाद उन्होंने खाना खत्म किया और सीधे बेडरूम की ओर चले गए। इस क्षण भले ही मेरे अंदर ज्वालामुखी जैसी आग जल रही हो, मेरे चेहरे पर इसका एक भी निशान नहीं दिखता। मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन यह मुस्कान कड़वाहट से लथपथ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें कभी इस तरह होंगी। उसे एक ठीक ठाक घर देने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। उस $3 लाख की डाउन पेमेंट जुटाने के लिए मैंने असली नरक सहा। मैं आखिरकार घर खरीदने में कामयाब हुआ और हर मुश्किल के बावजूद उससे शादी कर ली। लेकिन अभी केवल 1 साल ही हुआ है और उसने सच में मुझसे ऐसा करने की हिम्मत कर ली। फोन पर वे घिनौनी तस्वीरें देखकर मेरे होंठ धीरे धीरे विकृत डरावनी मुस्कान में मुड़ते हैं। मैं सर्विलांस ऐप बंद करता हूँ। दोस्त की दिलाई बर्नर कार्ड से 91 मिलाता हूँ। हे लो, मुझे एक अपराध रिपोर्ट करना है। यह प्रोग्रेस गार्डन कॉम्प्लेक्स की इमारत 6, कमरा 502 है। ऐसा लगता है कि एक महिला पर शारीरिक हमला हो रहा है। मैं अंदर से उसकी धीमी दबी हुई चीखें सुन सकता हूँ। अगर आप लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचे तो वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। और प्लीज, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरी पहचान या कोई जानकारी मत बताना। मुझे डर है वे बदमाश बदला लेने आ जाएंगे। फोन रखते ही मैंने रिपोर्टर को डायल किया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, बस सुनिए। आपके लिए बड़ी खबर है। प्रोग्रेस गार्डन कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग 6। अभी एक बड़ा आपराधिक मामला सामने आ रहा है। अपनी टीम को फौरन यहाँ भेजो। जवाब का इंतजार किए बिना मैंने बस फोन काट दिया। कार में बैठकर मैं सिगरेट सुलगाता हूँ और स्वर में बुदबुदाता हूँ, लियू ली, अब मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं। मैं तुम्हें दोनों को साथ ले डूबूंगा। कहते हुए फोन उन घिनौनी तस्वीरों पर करता हूँ, देखता हूँ और उसे तौलने लगता हूँ। वो इतना भी खूबसूरत नहीं है। उसका शरीर मेरी तुलना में कहीं कम है। खैर, लगता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो शायद उसके पास मुझसे थोड़ा ज्यादा पैसा होगा। लियू ली, अगर इसी वजह से तुमने हमारी शादी छोड़ दी, तो तुम्हें प्यार करना मेरी भूल थी। कुछ पल बाद कई पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती मोड़ से निकल आई। जैसे ही पुलिस पहुंची, पूरे मोहल्ले के लोग यह देखने के लिए इकट्ठा होने लगे कि क्या हो रहा था। हर कोई किसी बड़े हंगामे को देखना पसंद करता है। यह तो बस मानवीय स्वभाव है। अधिकारी ऊपर चले जाने के थोड़ी देर बाद ही मैंने उस रिपोर्टर को देखा जिसे मैंने पहले देखा था, और उसका कैमरामैन ठीक उसके पीछे पीछे था। मेरी मुस्कान चौड़ी हो गई। मैं इतनी जोर से हंस रहा था कि मेरी आंखों के कोनों से कुछ आंसू निकल ही आए। कुछ मिनट बाद पुलिस लियोली और शियायान को अब पूरे कपड़ों में बाहर लाई और उन्हें सीधे गश्ती कार की पिछली सीट में बिठा दिया। भीड़ में छिपा चालाक रिपोर्टर लगातार जितनी तेजी से हो सका तस्वीरें खींचता रहा। सब लोग फोन में चिपके थे, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। मैंने सुना, घर में घुसपैठ हुई और हमला भी। एक पड़ोसी फुसफुसाया, वो आदमी पूरा कमीना है। दूसरा बोला, बकवास, ये कचरा कहाँ सुना। किसी ने झट से पलटकर कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ। वह औरत ठीक मेरे ऊपर रहती है।
उसका पति हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता है और हर बार जब वो जाता है मुझे ऊपर से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वह जाहिर तौर पर कई लोगों के साथ सोती रहती है। मैं कुछ समय से यह सोच रहा था कि मुझे उसके पति को बताने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए और उसका दिमाग बिल्कुल उड़ जाएगा। जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। मुझे तुरंत पता था कि दोनों वायरल होने वाले थे और इसके साथ ही मुझे भी अपने 15 मिनट की प्रसिद्धि मिलने वाली थी। मेरा लक्ष्य आखिरकार हासिल हो गया था। अब बस ये बाकी था कि पुलिस परिवार को बुलाकर उन्हें लेने के लिए कहे। मैं इसे देखने के लिए बेताब था। जब मेरी पत्नी मुझे वहां खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे पर जो भाव होगा, मैं सोच रहा हूं कि वह किस तरह की अभिव्यक्ति करेगी। किराए वाले कमरे में लौटते ही फोन घनघनाया। उधर पुलिस थी। हेलो, एस सिटी पुलिस विभाग, क्या मैं मिस्टर चंद से बात कर रहा हूँ? मैं अंदर ही अंदर मुस्कराया। मेरी आंखें हंसी से सिकुड़ी, पर आवाज जानबूझकर थोड़ी घबराई सी रखी। जी, मैं ही हूँ। क्या कुछ गलत है? अफसर, सर, रिपोर्ट है कि आपकी पत्नी का अपमान हुआ है। वह बात पूरी करे उससे पहले मैंने घबराई आवाज में टोक दिया। क्या कोई मेरी पत्नी को चोट पहुंचा गया? मेरी पत्नी ल्यूली है। क्या वही है? बताइए। क्या आप उसी की बात? बताइए। अफसर कुछ कहना चाहता था सर। शांत रहे। मैं कैसे न घबराऊं? मेरी पत्नी को क्या हुआ? बस बताइए। लगातार 2 बार टोकने पर इस बार उसकी आवाज सख्त हुई। सर, पहले मेरी बात सुनिए, फिर मैं सब बता दूंगा। आपकी पत्नी पर हमला नहीं हुआ। मैंने रात की सांस ली, भगवान का शुक्र है। ल्यूली ठीक है, मगर उसने बेवफाई की। हमारी जांच कहती है ये सब सहमति से हुआ। पुलिस वाले के उस गलत वक्त खुलासे ने मुझे देर तक सन्न कर दिया। मैंने दिल टूटने का बेहतरीन नाटक किया। मिस्टर चेन, क्या आप लाइन पर हैं? ठीक तो हैं। यह सुनना बहुत कठिन है, पर हिम्मत रखें, मजबूत रहिए। मैं साथ हूं, कोई जोखिम न लो। मेरी आवाज कड़वाहट से भारी थी। मैं ठीक हूं, बस अचानक है, समझने को समय चाहिए। रुको, तुमने मेरे ससुराल वालों को अभी नहीं बताया? हाँ, उसके माता पिता दोनों 50 से ऊपर है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे इस तरह के झटके को सहन कर पाएंगे। अधिकारी कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, मुझे खेद है, मेरा साथी पहले ही उनसे संपर्क कर चुका है। वे अभी स्टेशन की ओर आ रहे हैं। होंठ के कोने पर ठंडी हल्की मुस्कान आई। मैंने घबराया स्वर रचा, मैं आ रहा हूं, अभी पहुंचता हूं। बोलते ही कॉल काट दी। फोन बिस्तर पर फेंका, पीठ के बल लेट गया। लूली, अब देखूंगा तुम माता पिता का खुद सामना कैसे करती हो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे पापा को दिल की बीमारी है ना? मैं सोच रहा था कि क्या तुम सचमुच उनकी मौत बन जाओगी। मैंने एक ठंडी तिरछी हंसी छोड़ी। फिर मैंने ठीक यही सोचना शुरू किया कि मुझे उनके सामने किस तरह का नाटक करना चाहिए। किस तरह का नाटक करना चाहिए। मैंने रात के 12 बजे तक इंतजार किया। तभी मैंने आखिरकार अपना सामान समेटा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। ऐसे ही मैं कार से उतरा, मैंने अपना सबसे बेहतरीन परेशान पति वाला चेहरा बना लिया। मैं थाने में तूफान की तरह घुसा। चेहरा गुस्से से तना था, क्रोध बस फूटने ही वाला था। लुली कुर्सी पर जड़ बैठी थी, आंखें सूनी। जैसे ही हमारी नजर मिली, उसने तुरंत नजरें झुका ली और अपनी शर्म में डूब गई। अधिकारी से थोड़ी देर बात कर मैं एक एक कदम धीरे पत्नी तक गया। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ नर्म से थामा। वह छुड़ाने लगी, पर मैंने कसकर पकड़ा। फुसफुसाया, जान, बस सच बता, क्या मैं तुम्हारे लिए सच में ही आखिर काफी नहीं था? वो बस अपना सिर घुमाकर चुप रह गई। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। मैंने ल्यूली की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे माता पिता हैं। अगर नहीं बताना तो सच मत कहो, पर उनके सामने दमदासी कहानी रखो। कॉल लेने में अलग हुआ ताकि बात करूं। क्या? पापा बोले। मैं अभी स्टेशन पर हूं, ल्यूली को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूं। फिर मैं लुली की ओर मुड़ा। तुम बस वही क्यों खड़ी हो? चलो अभी। तुमने सचमुच अपने पिता को चिंता में डालकर अस्पताल भिजवा दिया। हम अपना झमेला घर पहुंचकर सुलझाएंगे। रास्ते में मैंने खिड़की नीचे कर दी। मैंने कुछ देर के लिए ठंडी हवा को अपने चेहरे पर आने दिया। तभी मैंने अचानक उससे पूछा, क्या तुम गर्भवती हो? लुली बस खिड़की की ओर घुसी रही। उसके होंठ बंद थे। मैं वही नहीं रुका। अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता बना रहे तो तुम उस बच्चे से छुटकारा पा लो। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं है कि वह मेरा है, और मैं किसी और के बच्चे को किसी भी हालत में पालने वाला नहीं था। वो फिर भी एक शब्द नहीं बोली। मुझे लगा कि ऐसे झटके से उबरने में उसे काफी समय लगेगा। हम सीधे शहर के अस्पताल गए। हमें वह आपातकालीन कक्ष के बाहर इंतजार करती मिली। मेरी सास वांग शुचेन लियूली के चाचा के पास बैठी थी। मैं दौड़कर गया, उनके सामने घुटनों बैठा। घबराई आवाज में पूछा, मो, अभी बताओ, पापा कैसे हैं? क्या वे ठीक हो जाएंगे? वांग शुचेन ने मुझे देखा। उसके हाथ कसकर मेरे हाथों में थे। चेन, वह रो पड़ी। माफ करना, गलती हमारी है।
बेटी को ठीक नहीं पाला, तुम्हें शर्मिंदा किया, सच में बहुत माफी। मो, मैंने बीच में कहा, हम ये सब बाद में बात कर लेंगे। यह सर्जरी की फीस पहले ही अदा कर दी गई है, मैं पहले बिल निपटाने जा रहा हूँ। वांग शिचिन ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह शर्म से अभिभूत दिख रही थी। इन फुसफुसाई, इतना सब होने पर हम आपका पैसा कैसे लें? मैंने उसका हाथ थपथपाया। मुग, मैंने कहा, आप और पापा हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे। मैं अनाथ पला बड़ा था और आप दोनों पहले लोग थे जिन्होंने मुझे सच में एक असली परिवार होने का एहसास दिलाया। तुली के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए यह कर देता। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से धीरे से खींचकर छुड़ा लिया, मुड़ा और भुगतान काउंटर की ओर बढ़ गया। मेरी सास मुझे जाते देखती रही, होंठ कांप रहे थे और बोल न सकी। अपराध बोध का बोझ इतना था कि मानो वह किसी गड्ढे में छिपना चाहती थी। वो उस तरफ चली गई जहां लियोली खड़ी थी, जिसने सिर निहाया रखा और धीरे से फुसफुसाकर कहा, मां, मुझे मां कहने की हिम्मत मत करना। मेरे पास तुम्हारी तरफ बेशर्म कोई डॉक्टर नहीं है। वांग शुचिन ने अपना हाथ उठाकर लियोली के चेहरे पर एक चुभता हुआ थप्पड़ जड़ दिया। यान बहुत अच्छे आदमी है और फिर भी तुम्हारे पास हिम्मत थी कि तुमने उसके साथ ऐसा कुछ किया। तुम सोच लो कि तुम खुद को कैसे समझाओगी। लियोली ने अपनी मां की बाह पकड़ ली और रोते हुए बोली, मां, मुझे बहुत माफ कर दो। मैं ठीक से सोच नहीं रहा था, मेरे होश ही नहीं रहे होंगे। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। वांग शुकिन ने बाह छुड़ाई, बेटी को अनदेखा कर सीट पर लौट गई। उसकी नजरें घबराकर ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर जमी थीं। दिल चुकाकर मैं वापस आया और कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मैंने देखा कि लूली वहां अकेली खड़ी थी और पूरी तरह से खोई हुई लग रही थी। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं आगे बढ़ा और उसे सांत्वना देने के लिए अपनी सास के बगल में बैठ गया। मां, मैंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने पहले ही सर्जरी का खर्च अदा कर दिया है और अगर बाद में वह पर्याप्त नहीं रहा तो बाकी मैं संभाल लूंगा। वांग शुचिन शर्मिंदा और गहराई से भावुक दिखी। चेन, उसने फुसफुसाकर कहा, हमने इस बार वाकई तुम्हें निराश कर दिया। इन सब के बाद भी अगर तुम लियोली से तलाक लेने का फैसला करो तो हम एक भी शिकायत नहीं करेंगे। हम तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे और इन इलाजी बिलों की भरपाई कर देंगे। मो, वापस आने तक इन बातों की फिक्र मत करो। उसी पल लूली झिझकी, आंसू रोकते रोकते, फिर थोड़ी जद्दोजहद के बाद धीरे से हमारे पास आई। बिना सोचे वह घुटनों पर गिर पड़ी, खिसकते हुए बोली, जान, मुझे माफ करो, मैं गलत थी। बस इस बार कृपया मुझे छोड़ दो। मैं बस एक पल के लिए होश खो बैठा। मैं वादा करता हूं, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। चिन जोलियन ने उसे उठने में मदद की। मैंने सख्ती से कहा, हम अस्पताल में हैं, जो भी बात करनी है घर करेंगे। पर लूली बस रोती रही और अपनी मां से चिपट गई। मेरी सास उठी और तुरंत ही उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। उठो, क्या तुमने हमें अब तक काफी शर्मिंदा नहीं किया? ये तो अस्पताल है, भगवान के लिए। लियोली वांग शुचिन को घूरकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उसने सोचा था, मां की मौजूदगी में खुद को पीड़िता बनाकर मुझे माफी के लिए दबाएगी। झूठ भी होता तो उसे थोड़ी उम्मीद मिलती, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मां उसका साथ नहीं देगी। मेरे चेहरे पर खुला तिरस्कार आ गया उसी पल ही। मैंने ठीक ठीक जान लिया था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ और नहीं बल्कि एक बचकानी छोटी सी चाल थी। मैं ऐसा आदमी हूं जिसने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। क्या उसे वाकई लगता था कि अजनबियों की कुछ तिरस्कार भरी निगाहें मुझे परेशान कर देंगी? पूरी रात इंतजार के बाद मेरे ससुर ऑपरेशन से बाहर आए। वार्ड में वे अब भी नहीं जागे थे। मैंने कहा, मां, आप और अंकल उम्र के हैं, घर जाकर थोड़ा आराम करिए, कुछ देर सो लीजिए। मैं यही रहकर सब देखूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? शाओचिन, तुम भी बहुत थक गए हो, बस घर जाओ और कुछ सो लो। वैसे तुम्हारे और लूली के मामले में तुम दोनों को वापस जाकर आगे का रास्ता निकालो। मेरी सास को इतनी जिद करते हुए देखकर मैंने और विरोध करने की कोशिश नहीं की। फास्ट की ओर नीचे उतरते ही मैंने लूली को साथ लिया और अस्पताल छोड़ दिया। घर पहुंचते ही लूली ने अपने जूते उतारने तक भी नहीं रुकी। वह सीधे मेरे पास आई, घुटनों पर गिरकर हक हक कर रोने लगी। जानू, मुझे बहुत अफसोस है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरी आंखों में घृणा झलकी, पर मैंने उसे उठाने को हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने कहा, बस जानना है क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? फिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ अकेलापन न झेल पाने से ही? जान, मैंने बड़ी गलती की, बहुत माफ करना। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा। बताओ, अब मैं तुम्हारे वादों पर कैसे भरोसा करूं? लिली ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि मैं अक्सर दूर रहता था, इसलिए उसकी जैसी सूरत वाली औरत के पीछे कई पुरुष जरूर होंगे। लुली आखिरकार टूटकर रो पड़ी। उसने मेरे पैरों से लिपटकर गिड़गिड़ाई, बेबी, प्लीज बस मुझे एक मौका दे दो।
इस गलती की भरपाई के लिए कुछ भी करूंगी। कल नौकरी छोड़ दूंगी, घर पर रहूंगी। नहीं, चाहो तो मुझे मारो, अगर इससे तुम्हारा दिल अंदर हल्का हो। मैंने लिली को दूर धकेला और उसे घूरा, हाथ उठाकर उसके चेहरे पर जोर से मारने चला। लियूली ने आंखें मूंद ली, बची भी नहीं, और हाथ गिरते ही थप्पड़ की आवाज बिल्कुल नहीं आई। आखिरी पल मैंने ताकत रोक ली, बस हल्का स्पर्श किया, उसके गाल पर हाथ फेरा। आंखें नरम गर्माहट से भर गईं। मैं तुम्हें कैसे मारूं? मुझ में वो नहीं। लूली फिर टूट पड़ी, मुझे कसकर गले लगाकर रोई। जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चुप रहा, कुछ न बोला। मुझसे तलाक मत लेना कृपया। अब से हम बस एक शांत और स्थिर जिंदगी साथ में जी लें। देखते हैं तुम कैसा बर्ताव करते हो। अगर मैं अभी तुम्हें माफ कर दूं तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। लूली ने बहुत खुश होकर वादा किया। मैं अच्छा बर्ताव करूंगी, वादा करती हूँ। मैं दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें कितना बदल डाला है, कसम। मैंने सीधे माफी नहीं कही, पर तलाक भी नहीं मांगा, इसलिए उसके लिए उम्मीद बाकी थी। उसे लगा सब ठीक होगा। मैं लूली को गोद में लेकर बेडरूम में गया। उस बिस्तर को देखकर मैं अचानक ठिठक गया। लूली समझदार थी, उसे पता था कि वही बिस्तर मेरे दिमाग में ऐसी तस्वीरें उभार देता है जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता था। और वह झट से मेरी बाहों से निकल पड़ी और बोली, जानू, मत देखो, मैं अभी इस बिस्तर को हटा रही हूँ। मैंने उसे चुपचाप देखा, फिर मुड़कर बालकनी में चला गया। लूली ने मुझे जाते देखा, पर पीछे नहीं आई। वह समझती थी, दिमाग साफ करने को मुझे बस कुछ देर अकेलापन चाहिए। मैं शांत हुआ तो लूली ने पुराने सामान हटवाने को लोगों को फोन किए और नया फर्नीचर घर भिजवाया। पूरा खर्च, जाहिर है, उसने अपनी जेब से खुद चुकाया। जैसे ही दोपहर का समय आया, उस घर में नजर चुभने वाली हर चीज पूरी तरह बदल दी गई थी। खासकर जब लियूली मेरे पास आकर झिझकते हुए फुसफुसाई, जान, दोपहर का खाना तैयार है। मैंने बस एक खाली सी हामी भरी और खाने की मेज की ओर बढ़ गया। खाना खत्म कर हम दोपहर का खाना लेकर उसके माता पिता से मिलने अस्पताल गए। वार्ड पहुंचे तो सीधे अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया। एक मेज पास मिली। मैंने तुरंत खाना सजाया। वांग शुचिन भौहें चढ़ाकर झुंझलाई, वो शरारती कहाँ है? मैंने कहा, लोली बाहर ही है, उसे डर है, पापा जाकर उसे देखे तो फिर भड़केंगे, इसलिए वह अंदर आने नहीं आई। वांग शुचिन ने तंज कसते हुए कहा, अगर उसे सच में इसकी परवाह होती तो उसने शुरू से ही इतना शर्मनाक काम नहीं किया होता। मैं बस मुस्कुराता रहा, जैसे कि उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर न हुआ हो। जब बाकी लोग खा रहे थे, मैं अस्पताल के बिस्तर के पास पहरा दे रहा था। मुझे लगा शायद आंखें धोखा दे रही हैं, पर ससुर की उंगली हिली दिखी। तभी पल भर में उन्होंने आंखें खोली और फिक्रमंद होकर झुक गए। पापा, आप जाग गए, अब कैसा लग रहा है? मुझे बताइए, कहीं दर्द तो नहीं, कोई तकलीफ भी? मेरी सास और चाचा, जो खाने में व्यस्त थे, मेरी आवाज सुनते ही तुरंत अपना खाना छोड़कर बिस्तर के पास इकट्ठा हो गए। लिली बस हॉलवे से झांक रही थी, कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वांगशुकिन आगे बढ़ा, और लियू, आप कैसे हैं? कुछ गड़बड़ लग रही है। बेहद कमजोर होने पर भी लू हुआ अभी भी कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा, चेहरा बिल्कुल ठंडा और सख्त। जिसे वो ढूंढ रहा था वह दिखा नहीं, तो वह हल्के गुस्से में बोला, वाह, क्या बात है। मैंने इतने साल अपनी बेटी को पाला और पता चला कि मेरा दामाद उससे ज्यादा भरोसेमंद निकला। मैं यहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ा हूँ और वो मुझे देखने के लिए अंदर भी नहीं आती। पापा, ऐसा नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की, वो बाहर ही खड़ी है। वो डरती थी कि उसे देखकर आप घबरा जाएंगे, हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए अंदर नहीं आई। लू हुआ की आवाज धीमी, भारी थी, उसे भीतर बुलाओ। मैंने वंशुचेन को झट देखा, फिर दरवाजे पर गया और लिली को खींचकर अंदर ले आया। पिता का कठोर, इधर चेहरा देख लिली शर्म और डर से कांपी, सिर झुका लिया। उसने धीमे कहा, पापा, वह गुर्राए, मुझे वह मत कहो, मेरी कोई इतनी बेशम बेटी नहीं। लिली भारी धमाके से घुटनों पर गिर गई और सिसक उठी। पापा, बस सिसक पड़ी, आंसू चेहरे पर बह रहे थे। 39, मैं गलत थी, बहुत माफ करना, मैंने बिगाड़ दिया, मैं गलत थी, और मुझे सच में एहसास है, अपनी पूरी गलती मानती हूँ। मानना पड़ेगा, मैं सचमुच लगभग प्रभावित था। देखो, बस माफी के लिए घुटने टेकने का उसका नाटक कितना रटा रटाया है। लूवा उठकर बैठना चाहता था, पर ताकत नहीं बची। उसकी नजरें लिली पर जमी रहीं। शू चेन, जानता हूं तुम भीतर अब भी गुस्से से उबल रही हो। चलो, मेरे लिए उसे थप्पड़ मार। मैं लियुआ को देखता रह गया। सन पल भर समझ नहीं आया क्या करूं। मन था कि उसे सबक सिखाऊं, पर डर लगा कहीं ये जाल न हो। मैं नहीं हिला तो लियुआ की आंखें तिरछी हुई। वह दबाव डालता रहा। क्या हुआ? किसी औरत को उसकी जगह दिखाने से डर रहे हो? या तुम मर्द भी हो? उसने ऐसा कह दिया तो मैंने रोकना छोड़ दिया। मैंने हाथ घुमाया और लूली के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। और तेज चटक की आवाज अस्पताल के कमरे में लंबे समय तक गूंजती रही।
तभी लियू हुआ कि चेहरे की तनावट ढीली पड़ी। वह मेरा हाथ मजबूर कर मुझसे अपनी बेटी को मरवाता था। वह चाहता था कि मेरे भीतर जमा सारी कड़वाहट उसी पर फूट पड़े। तभी इस शादी की उम्मीद थी। अभी अभी उसे भारी चोट लगी थी, फिर भी लियूली के चेहरे पर सुकून झलक रहा था। उसे मारने का मतलब था कि शायद मैं उसे सचमुच फिर से माफ कर सकता था। मैंने पलटकर बैकहैंड मारा। उसके चेहरे की दूसरी तरफ उतनी ही जोर से भी लगा। फिर वह गुर्राया दोबारा, पर मैं रुक गया। लियू लई के लाल सूजे गाल देखकर आखिर बोला, पापा बस, मैंने काफी कर लिया, जाने दे। रुहुआ मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने आप भरी, ठीक है, तुम दया मांग रहे हो तो बात यही खत्म, समझ लो बस। अब उसे लेकर निकलो, मैं अभी उसे देख भी नहीं सका। और तुम दोनों, हम इस मामले से दूर ही रहेंगे, चाहे आप तलाक ले या रिश्ते सुधारने की कोशिश करें। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। हम आपके फैसले के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहेंगे। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। डैड, आप बस आराम कर लीजिए, कुछ भी चाहिए तो तुरंत फोन करना। यह कहकर मैं अस्पताल के कमरे से निकला। वो मेरे पीछे ही चुपचाप बच्चे जैसी आज्ञाकारी चली। मैंने झुककर उसके चोटिल सूजे चेहरे को देखा, फिर हल्के से गाल छुआ। अब भी बहुत दर्द है। लूली की आंखें खून सी लाल थीं, बस सिर हिला रही थी। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं पट्टी करवा दूंगा। मैं लियूली को ले गया और डॉक्टर से इलाज कराया। उसकी कितनी थकी हारी और बेहाल हालत देखकर मैंने उससे कहा, चूंकि हम यहाँ ही हैं तो पूरा शारीरिक परीक्षण करवा ही लेते हैं। लूली ने मुझ पर देखा और समझ गई कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जो मैंने कहा और पूरे चेकअप से गुजर गई। वो मुझसे ठोस सबूत दिखाकर यह साबित करने के लिए बेताब थी कि वह असल में गर्भवती नहीं है। जब नतीजे आए, मैंने उन्हें जल्दी से देखा, फिर उन्हें उसकी तरफ फेंक दिया। चलो, मैंने कहा, हम घर जा रहे हैं। लूली की आंखों में हल्की मुस्कान आई और वह सुकून से मेरे पीछे चल पड़ी। पहले हम साथ साथ चलते थे, कंधे से कंधा, कभी वह कुछ कदम आगे भी, पर इस बार वह ठीक मेरे पीछे रही। इस घर में ताकत का पड़ाव बदल गया। घर लौटकर मैं सोफे पर बैठा और इस्तीफा लिखने लगा। मेरी नौकरी में यात्रा थी। अगर मैं घर न रहूं तो हमारी शादी कैसे सुधरे? आगे बढ़ने को छोड़ना ही एकमात्र राह था। अंदर कदम रखते ही लियोली ने सफाई शुरू कर दी। वह एक पल खाली मिलते ही सोचने से डरती थी, बस खुद को अब भी काम का साबित करना चाहती थी, पर मुझ तक आने की हिम्मत नहीं। डर था कि मुझे फिर भड़का देगी। सच कहूं, अगर वह अभी तलाक मांगे तो मेरी पूरी योजना ढह जाएगी। लेकिन बदकिस्मती उसकी यह है कि उसके पास अपने परिवार की आलोचना का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वह नहीं जाएगी। मैं आधिकारिक तौर पर उसका आखिरी सहारा हूं। उसने अभी अभी नए सोशल मीडिया पोस्ट देख ली थी। वह पूरे शहर में बदनाम हो चुकी है। उस पर हो रही सार्वजनिक बेइज्जती किसी की जिंदगी तोड़ दे। अब वह हर पल बस जीने को मुझसे चिपकी है। मैंने उसे सफाई करते भागते देखा। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसे नौकर समझकर मैं सीधे गुर्राया, जा, मुझे चाय का कप ला। दिल्ली ने सब कुछ छोड़कर उसे करने के लिए दौड़ लगाई। अभी वह मुझसे मनाने की हर कोशिश कर रही थी, इस डर से कि मैं वाकई तलाक की अर्जी दाखिल कर दूंगा। कुछ ही क्षण बाद उसने मेरे बगल वाली मेज पर भाप उठाती हुई एक कप रख दी। उसकी नजर मेरे लैपटॉप पर गई। अब फुसफुसाई, जान, क्या तुम सच में छोड़ रहे हो? मैंने पलटकर कहा, मैं क्यों रुकूं? ताकि तुम फिर धोखा दे सको। टाला था। फिर भी लिली तो काफी राहत में दिखी। वह सोचती थी कि इसका मतलब था कि मैंने उसे दिल के अंदर माफ कर दिया है, वरना मैं वही शब्द फिर से क्यों इस्तेमाल करता। जान, तुम रात के खाने में क्या चाहती हो? मैं जो भी तुम चाहो बना दूंगा। जब मैं रेजिग्नेशन लेकर मैं भेज दूं। कुछ सेकंड बाद बॉस ने जिनको फोन किया, सुनो, क्यों हुआ? मैंने खबर देखी। क्या इसके लिए नौकरी छोड़नी जरूरी है? मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दूंगा ताकि तुम तलाक सुलझा लो। मैंने रसोई की ओर झांक कर कहा, माफ कीजिए सर, पर मैं तलाक का इरादा नहीं रखता। फोन के उस सिरे पर स्तब्ध सन्नाटा छा गया। फिर वह अविश्वास से हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी स्थिति में कोई भी आदमी एक पल में किसी और को पा ले सकता है। वैसे तुम जवान हो। फिर वो हिम्मत कहाँ? मैंने कहा, मेरे कारण है। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बस इतना समझो, मेरा इस्तीफा मंजूर करो, फिर कभी बात होगी। बहस से पहले ही मैंने कॉल काट दी। ठीक उसी क्षण मैंने इसे महसूस किया। रसोई में काटने की आवाज कहीं ज्यादा उत्साहपूर्ण हो गई। वे शब्द पूरी तरह उसके कानों के लिए थे। मैं और ब्राउजर स्क्रॉल करने लगे और तुरंत ही पिछली रात जो हुआ उसकी मुख्य सुर्खियां देख ली। रात, मैं सीधे कमेंट सेक्शन पर स्क्रॉल कर गया। एक झलक में ही, जहां सिर्फ नफरत की बाढ़ थी, उसे देखकर मुझे आखिरकार सुकून मिला। मैं बेख्याल चेहरा लिए ऐप से बाहर आया, फोन बंद किया और सोचने के लिए आंखें बंद कर ली।
अब जब मेरी नौकरी चली गई है तो नई नौकरी ढूंढने का समय है, वरना मेरे पास बचे हुए $1 लाख ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। लेकिन इस बार मुझे घर के पास ही कुछ ढूंढना होगा। जब मैं गहरी सोच में था तब लियोली ने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया। खाना खत्म करने के बाद मैंने कुछ खाना पहुंचाने के लिए गाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर गया। मैं लियोली को इस बार साथ नहीं लाया। उसे थोड़ा अकेले रहने की जगह देने का समय था। निगरानी फीड चेक करने पर मैंने देखा कि लियोली सोफे पर अकेली बैठी थी, अपने घुटनों को कसकर थामे हुए। उसके चेहरे पर उसके फोन की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। वह साफ तौर पर फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो टूटकर अपने हाथों में रोने लगी, मुझे पता था कि वो उन ऑनलाइन वीडियो और उन पर आए सभी नफरत भरे कमेंट्स पढ़कर पहले ही टूट चुकी थी। ये तो बस शुरुआत है। मैंने ठंडी फुंकार भरी, स्क्रीन बंद की और अस्पताल पहुंचने तक सड़क पर नजर रखी। खाना लेकर मैं वार्ड में गया। माँ पापा, आप पहले खा लो, लियू हुआ ने मुझे देखकर कहा। श्यूचिन, तुम तो थोड़ी देर बाहर चली जाओ, मैं श्याओचिन से अकेले बात करना चाहता हूँ। वांग शूचिन चौंक गई, मतलब समझकर उसने खाना रख दिया और बोली, तुम दोनों बात करो, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी। इतना कहकर वह बाहर चली गई। लियू हुआ मुश्किल से उठकर धीरे बैठा। श्याओचिन, सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम इस तलाक को सच में पूरा करोगी? मुझे पता था वह बस मुझे टटोल रहा है, इसलिए मैं उलझा चेहरा बनाकर बोला, पापा, सच कहूं तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं। लियू मेरा पहला प्यार है, उसे छोड़ नहीं सकता, पर उसकी हरकत के बाद माफ नहीं कर पाता। मैं अभी फंसा हूं। पापा, कृपया मुझे सलाह दीजिए। हालात ऐसे रहे तो मुझे लगता है मैं सचमुच टूट जाऊंगा। लियू हुआ ने कंधा थपथपाकर कहा। शियाओ किंग, हम वाकई तुम्हें बचा न सके। उसे ठीक से न पालना मेरी ही गलती है। उसने शर्मनाक हरकत की कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगर तुम तलाक नहीं चाहते, मैं वादा करता हूं, उसे ठीक कर दूंगा। मैं उसे काबू में रखूंगा ताकि वह तुम्हारे साथ सलीके से जिए। फिर उसने ऐसा किया तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद उसके पैर तोड़ दूंगा। लू हुआ को देखकर दिल भर आया। समझ गया कि ससुर खोखली धमकी नहीं दे रहे थे। अगर लियोली गड़बड़ करे तो वो उसे अपंग कर देंगे। लियू हुआ ने भारी सांस लेते हुए शर्मिंदा होकर कहा, कियाओ किंग, अब तो बात फैल चुकी है। क्या तुम्हारे काम पर भी इसका असर पड़ रहा है? मैंने इसे बड़ी बात नहीं माना और कहा, ठीक है, वैसे भी मैं काफी समय से नौकरी बदलना चाहता था। मेरे अनुभव और पृष्ठभूमि से मैं जो भी करूं ऐसा कमा लूंगा। लू हुआ बोला, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, पर कभी कुछ चाहिए तो मैं पल भर नहीं हिचकूंगा। वो मुझे पहले से परिवार मानता था, पर इस बार मैंने जैसा संभाला वो बहुत पिघल गया। अब उसके दिल में मेरी जगह उसकी बेटी से भी ऊपर है। अभी आप बस आराम करें, जल्दी ठीक हो, चिंता न करें, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप जानते हैं मैं अनाथ हूं, पर इस साल में सच में आपको और माँ को अपने माता पिता मानने लगा हूं। इस बार लूली से तलाक नहीं लिया क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, और आप दोनों को छोड़ने की हिम्मत अब भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जरिए मुझे पता चल गया है कि असली परिवार कैसा होता है। यह कहने के बाद मैंने पीछे मुड़कर लियू हुआ का चेहरा नहीं देखा। मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी यह जानने के लिए कि वह अपराध बोध में डूबा हुआ था, और साथ ही वह बेहद भाव विभोर भी था। वो शायद दिल ही दिल में पहले से ही लियोली को कोस रहा था। मैं अस्पताल के कमरे से बाहर निकला, सास वांग श्यूचिन को लेने। उनके साथ रात का खाना खाकर मैंने सामान समेटा और जाने की तैयारी की। वार्ड का दरवाजा पार करते ही मैं लौट आया। मो, आज रात मैं यहीं पापा के साथ रहूंगा, क्यों ना आप घर जाकर कुछ सो ले। फिर मैंने अपनी सास को उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक गाड़ी चलाकर छोड़ दिया। इंजन भी बंद किए बिना ही मैंने उनसे कहा, रूली घर पर है, आप खुद ऊपर चली जाइए, मैं अभी वापस अस्पताल जा रहा हूँ। वांग शुचिन ने मुझे दूर जाते हुए देखा और एक गहरी आह भरी। एक बार दिल में बैर जड़ पकड़ ले तो उसे मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। उनकी बेटी आखिरकार अपने किए का फल भोग रही थी, लेकिन इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? आखिरकार हम उस पर बहुत अधिक ऋणी हैं। चाहे शियाओकिन कुछ भी करे, हमें समझदारी दिखानी होगी। मैं असल में सीधे अस्पताल नहीं गया, बल्कि मैंने पास ही एक पार्किंग स्पॉट ढूंढा, अपना फोन निकाला और सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग जांची। जैसे ही मैंने आंख खोला, मैंने कुछ अविश्वसनीय देखा। लियू 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 ली, मैं तुमसे क्या कहूं, बस देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। शियाओचिन कितना अच्छा आदमी है, क्या वह तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें सब कुछ छेड़छाड़ करके बर्बाद कर देना ही था? क्या तुमने सोचा भी कि उसे कैसा लगेगा? क्या तुमने अपने पिता या मेरे बारे में सोचा भी? तुमने सिर्फ शियाओकिन को अपमानित ही नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे पिता और मैं अपना सिर भी ऊंचा नहीं रख सकते। लोग हमेशा हमारी पीठ पीछे बातें करते रहेंगे। मैं इसे अभी से ही सुन सकता हूँ। गांव के सारे पड़ोसी मेरे और तुम्हारे पिता के बारे में चुगली कर रहे होंगे। लोग कहेंगे
देखो कैसी निकम्मी बेटी पाली। ऐसी बेटी होना घोर शर्म है। माँ, मुझे मत डांटो। मैं गलत थी, जानती हूँ। सच में। फिर कभी नहीं करूंगी वादा। लियोली ने चेहरा हथेलियों में छिपाया और फूट फूट कर रोई। हाँ, उसे यूं ही डांटो, उसे अकेला करो, उसकी शर्म और भड़काओ, तभी उसे असली दर्द होगा। आगे देखने का मतलब नहीं। मैं फोन रखकर गाड़ी चलाकर अस्पताल जाता हूँ। पहुंचते ही अंदर जाकर लिफ्ट में एक कदम रखता हूँ। बटन दबाकर ऊपर चढ़ता हूँ। मैं बटन दबाता ही हूँ कि दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी एक हाथ बीच में आ जाता है। रुको, दरवाजा रोको। एक नरम स्त्री स्वर। और अचानक वो मेरे सामने है, लिफ्ट में आते ही मुस्कुराती, मीठे चेहरे वाली लड़की, लगभग 20-22 की। मैं उसे उदासीन नजर देता हूँ। मेरे लिए लेवल 8 दबा दे। धन्यवाद। हम एक ही मंजिल जा रहे हैं, पर मैं इसे खास नहीं मानता। 8वीं पर मैं लिफ्ट से सीधे निकल जाता हूँ। पहली झलक के बाद मैं उस लड़की को नजरअंदाज करता हूँ। कमरे में जाता हूँ। ससुर भी जाग रहे हैं। पापा, मैं पूछता हूँ, अब तक आराम क्यों नहीं? मैं स्टूल खींचकर बिस्तर के पास बैठता हूँ। वे कहते हैं, नींद नहीं आ रही बेटा। मैं वाकई ठीक हूँ। आप घर जाकर आराम कर लीजिए। मैं एक फल का टुकड़ा उठाता हूँ और बोलते हुए उसे छीलना शुरू कर देता हूँ। और वो कैसे काम करेगा? अगर मैं घर जाऊं तो मॉम बस गुस्सा करेंगी और खुद यहां आने पर जिद करेंगी। लेकिन मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मैं उसकी ओर देखता हूं। इतना तनाव मत पालो। तुम्हें सोना चाहिए। जब तक तुम नहीं सोते, मुझे चैन नहीं। मैं रात भर आंख नहीं बंद कर पाया। मेरी खातिर थोड़ी देर सोने की कोशिश करो, ठीक? जैसे ही वह आराम को लेटता है, मैं उसे ओढ़ा देता हूं और हाथ का फल छीलता रहता हूं। थोड़ी देर में फल गुलाब सा तराश जाता है। मैं उसे कुछ सेकंड देखता हूं, फिर कड़वा सा हंसकर उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। यार, मैं हार गया। पता है, वह अभी नहीं सोया। 1 घंटा बीता, फिर भी नींद नहीं आई। पर लगता है, कोई भी हो, ऐसा होना तय है। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए आप ठीक से शांत नहीं रह सकते, भले ही मैं कितना भी तर्कसंगत क्यों न हूं। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। मैंने अपना फोन लिया और अस्पताल की एक बालकनी की ओर चल दिया। मैंने एक सिगरेट जलाई। रात बिल्कुल काली थी। मेरे दिल का एकदम प्रतिबिंब। तुम मेरी आंखों में अब भी चाकू सी चमक देख सकते थे। नजर इतनी ठंडी, भेदक थी कि ऐसा लगता था मानो किसी को मार दे। यह अस्पताल है। सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान मत कीजिए। एक औरत की आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर उसे देखा। मेरी आंखों की ठंडी घोर अभी भी थी। लड़की दंग हुई, पर हटी नहीं। वहीं टिकी रही और मुझे ही घूरती रही। बोली, ठीक है, यहाँ वैसे भी कोई और नहीं। काम पूरा होते ही मैं निकल जाऊंगी। फिर पलटकर बोली, क्या मैं इंसान नहीं? उस सिगरेट को अभी बुझा दो। उसकी जिद देखकर मैं बस चिढ़ गया और मान गया। ससुर और उनके बिस्तर की जांच करने के लिए वार्ड में वापस जाने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर लौट आया ताकि थोड़ी और नींद ले सकूं। अगले दिन सुबह सुबह मेरी सास शिफ्ट संभालने आ गई। उन्होंने मुझे लगभग जबरदस्ती घर वापस भेज दिया। घर पहुंचते ही मैं सोफे पर गिर पड़ा और नींद पूरी करने के लिए सो गया। मैं ऊँग रहा था कि सामने का दरवाजा बजा और मेरी नींद खुली। आंखें खुली तो लुली दिखी। उसकी आंखें लाल सूजी थी। समझ गया। अस्पताल में फिर उसे डांट पड़ी। अच्छा था कि उसके पापा भी ज्यादा हिल नहीं सकते थे, नहीं तो अभी उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान होते। लूली ने मुझे देखा। कैसे कह रही हो सारी जान, क्या तुम्हें जगा दिया? मैंने बस समय पूछा। लूली ने झट फोन देखा। 11:30 बजे हो चुके थे। उसने कहा, चलो दोपहर का खाना बना लो और उसके बाद तुम उस नौकरी को छोड़ दोगी। यह कहते ही मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। ल्यूली ने हल्के से होंठ काट ली। मेरे इस ठंडे और दूरी भरे रवैये से वह साफ तौर पर तड़प रही थी। पहले तो मैं ही उसे सांत्वना देता और लाड़ प्यार करता। अब मैं बस उसे ठुकरा रहा हूं। फर्क रात और दिन जैसा है, पर अभी उसके पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो मानती है कि अगर वह कुछ समय और सह ले तो चीजें आखिरकार पलट जाएंगी। लियूली इस वक्त पछतावे में डूब रही है। तब की अपनी बेवकूफी पर वह खुद से लगातार नफरत करती थी। उस याद ने उसे कुतर दिया, लालच रोक न पाने पर भी। पर अगर पछतावा सच में सुधार देता तो लोग रीसेट बटन न मांगते। जो हो गया हो गया। सिर्फ सॉरी बोलकर गंदगी साफ नहीं होती। जब तक घड़ी पीछे की ओर टिकने न लगे, यह दर्द हमेशा के लिए उसके दिल में जलकर बस जाएगा। इस सोच पर उसकी गालों से चुपचाप आंसू लुढ़कते हैं। ल्यूली पूरी तरह सुनसी दिखती हुई रसोई में चली जाती है। लोग ऐसे ही होते हैं। लोग हमेशा पुराने अच्छे दिनों को तरसते हैं, पर उन्हें जीते ही कदर नहीं करते। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे पछतावा हो या नहीं। माफ करना भगवान का काम है। मेरा बस उसे उनसे मिलाना। रसोई में उसे सब्जियां काटते हुए सुनकर अब मुझे सच में सोने का मन नहीं होता। इसके बजाय मैं टीवी चालू कर देता हूँ और बस समय काटने के लिए बिना सोचे समझे शो बदलता रहता हूँ।
1 घंटे से ज्यादा बाद मैं अपना दोपहर का खाना खत्म करता हूँ। लंच बॉक्स उठाकर निकलने की तैयारी करता हूँ। जाने से पहले मैं लियोली को दिखता हूँ। बस शांत होकर घूरता रहता हूँ, न चेतावनी न कुछ। मेरी नजर से लुली घबरा जाती है, साफ पीछे सिमटती है, अपने को छोटा बनाकर बचना चाहती है। वह चाहती है मैं डांटूं या बुरा कहूं। मैं कुछ नहीं कहता। मुझे जाते देख लुली मायूस होकर सोफे पर गिर पड़ती है। उसे पता है अब हालात पहले जैसे नहीं होंगे। मेरी पुरानी मेहरबानी का बस 1/3 भी मिल जाए तो वह खुश है। मैं फिर वैसा करूं तो वो पूरी संतुष्ट रह जाएगी। बस उतना। मैं अस्पताल की तरफ ड्राइव करके पहुंचता हूं। लिफ्ट आते ही मैं सीधे अंदर चला जाता हूं। मुझे एक भी अच्छी नींद नहीं मिली। कल रात उस कुर्सी पर झुके हुए मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। भले ही मैं वापस जाकर थोड़ी देर के लिए लेट गया, मैं असल में कभी सोया ही नहीं। मैं अभी भी थोड़ा बेसुध महसूस कर रहा हूं। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो भीड़ में से निकलकर वार्ड की ओर बढ़ा। कोने पर मुड़ते हुए मैं उबासी ले रहा था कि अचानक किसी से जोर से टकरा गया। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि जिस लड़की से मैं टकराया था वही कल रात वाली थी। मैंने हाथ बढ़ाया पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने मुझे नाराज होकर देखा और झिड़कते हुए कहा, फिर से तुम ही हो। ये एकदम मेरी गलती थी। तो मैंने माफी भरी मुस्कान दी। लड़की ने मेरे हाथ की ओर झांक कर देखा, लेकिन उसने मुझे उसे उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय वह खुद ही उठी और अपने कपड़े झाड़े। उसने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्या हुआ, देख कर चलो। फिर वह बस चली गई। कमरे में पहुंचा तो सास ने मेरे हाथ से खाना ले लिया। ओ चिन, और प्यार से बोली, इसे खुद क्यों लाए? कल रात भी तो तुम्हें जरा आराम नहीं मिला। लियूली से भिजवा दी थी। मैंने कहा, मौ ठीक है। लूली द फर्स्ट ने उसे कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे। उस बातचीत के तुरंत बाद मेरी सास चुप हो गई। उन्हें अब पता चल गया था कि कौन सी हदें पार नहीं करनी चाहिए। जब मेरे ससुर ने मुझे देखा तो वे मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। जिन, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ दिनों में यहां से निकल जाऊंगा। तुम्हें एक दिन नहीं रुकना। जाकर आराम करो। बस उसे खाना पहुंचा देने दो। जानता हूं पापा, आज वह व्यस्त था। काम खत्म होते ही उसे इसे लाने कह दूंगा। अस्पताल छोड़कर मैं कार में बैठा और एक सिगरेट जलाई। कुछ पल के लिए मुझे पता ही नहीं था कि खुद के साथ क्या करूं। वह घर जिसने मुझे इतनी शर्मिंदगी दी थी, मैं वाकई वहां वापस नहीं जाना चाहता था। घर लौटना। लियोली अभी भी वापस नहीं आया था। काफी जल्द ही हल्की खर्राटों की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। यह उस रात के बाद पहली बार था जब मैं सचमुच सो पाया था। लियोली ने दोपहर तक ही आखिरकार मुझे जगाया। जान, आओ खाना खाओ। मैंने झपक कर आंखें खोली। नशे सी सुस्ती में उसे देखा और बुदबुदाया, रोज रोना छोड़ो। देखो, आंखें खून सी लाल है। बस अकेले ही खा लो। लियोली ने बोलने के लिए मुंह खोला, पर फिर अपना इरादा बदल लिया और बस मुड़कर बेडरूम से बाहर चली गई। मेज पर खाना रखते ही वह बाहर आई और फुसफुसाई, जान, तुम्हें कुछ बताना है। उसने फोन निकालकर मुझे दिखाया। उसे पुलिस ने अभी पकड़ लिया है। वो अब शायद अगले कुछ साल जेल में रहेगा। मैंने उसका फोन झपटकर जल्दी देखा। थोड़ा अक्का बक्का। जो व्योन सच में पकड़ा गया। उन परे फेंकर मैं ऊपर देखा और उसके चेहरे में सीधे घूरा, क्या ये तुम थी? क्या तुमने उसे रिपोर्ट किया? वह चुप रही, बस हल्का सा सिर हिलाया। हम उस क्षण उसके प्रति मेरा सम्मान थोड़ा सा बढ़ गया। यह महिला अपने मामलों को संभालना जानती है। मेरी ठंडी हम सुनकर लुली बोलने के लिए और भी ज्यादा डर गई। वह जानती थी कि जब भी झाओ बुयान से जुड़ी कोई बात आती है तो उसे राय रखने का अधिकार नहीं था। कुछ चीजें कहने से बेहतर होती हैं कि की जाएं। तुम तारीफ की उम्मीद के लिए नहीं जाते। मैंने पूछा, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैं अब से घर पर रहूंगी। मैं अब और बाहर नहीं जाऊंगी। मैं कपड़े धोऊंगा, खाना बनाऊंगा, सब करूंगा। बात खत्म होते ही उसने मुझे देखा। आंखों में घबराहट थी। मैं घर रहकर बच्चों को पाल भी सकता हूँ। मैंने चॉपस्टिक्स रखे, सिगरेट जलाई। अब फिलहाल बच्चों को बस छोड़ो। उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक दौड़ गई, लेकिन वह जानती थी कि मेरे अंदर अब भी गहरा रंज दबी हुआ था। इसलिए इस टूटे हुए घर को ठीक करने के लिए किसी बच्चे का सहारा लेने की उसकी योजना को लंबे समय के लिए टालना पड़ेगा। खाना खत्म होते ही मैंने उसे सीधे अस्पताल ले जाया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने लूली से कहा कि वह अपने माता पिता को ले आए। मैं डिस्चार्ज की कागजात संभालने और बाकी फीस निपटाने चला गया। जैसे ही मैं सब कुछ निपटा रहा था, मैं मुड़कर किसी के साथ टकरा गया। मेरे हाथ जिस तरह लगे उससे हालत बेहद अजीब हो गई। लड़की अभी समझ ही रही थी कि क्या हुआ। मैंने फौरन एक बड़ा कदम पीछे लिया। फिर भी उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, पर याद नहीं आया कहाँ देखा था। वह छाती थामकर घबराई, पीछे उछली, मेरे सामने हाँफ कर बोली, फिर तुम? उसकी आवाज सुनते ही सब साफ हो गया। यही वही लड़की थी जिससे मैं कुछ दिन पहले टकराया था। मैं हकलाया, माफ कीजिए, सच में मैंने आपको बिल्कुल देखा नहीं। आप अचानक तुरंत मेरे पीछे आ गई और मुझे संभलने का वक्त नहीं मिला।
उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया। मैं नहीं बता पा रहा था कि क्या वो उस जगह जहां मैंने उसे छुआ इसलिए गुस्से में है या वह बस इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि वह लाइन काटने की कोशिश कर रही थी। शायद वह सिर्फ नर्स से एक त्वरित सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह इतनी गड़बड़ी बन जाएगा। मैंने उसे वही खड़ी देखा, चेहरा ललका हुआ और वह अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। आखिरकार उसने मुझे तीखी घूर दी और दूसरी दिशा में तेजी से भागी। मैंने उसे जाते हुए देखा, पूरी तरह हैरान महसूस करते हुए, लेकिन चूंकि वह इस बारे में सीन नहीं बना रही थी, मैं उसके पीछे भागकर बार बार माफी मांगने वाला नहीं था। मैंने उससे मुड़कर सीधे कार की ओर चल दिया। लूली जैसे ही नीचे लौट रही थी, उसने मुझे उस लड़की से बात करते झलक में देख लिया, और इतनी दूर थी कि कुछ सुन न सके, बस मेरे होंठ हिलते दिखे। उसी पल अचानक उसके भीतर असुरक्षा की फुसफुसाती लहर एकदम उठी। उसे समझ आया कि वह मेरी मौजूदगी की इतनी आदी थी कि मेरे अच्छे गुण अनदेखे रह गए। मेरी ठीक शक्ल और शालीन स्वभाव के साथ मेरे जैसा आदमी दूसरी औरत आसानी से पा लेगा। तलाक हो भी जाए, मैं ठीक रहूंगा, लेकिन अगर उसने तलाक ले लिया तो सारी निंदा और अपमान उसे ही झेलने पड़ते। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचती, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह तलाक होने नहीं दे सकती। उसे हमारे बीच की खाई पाटने का कोई तरीका ढूंढना था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी बाकी जिंदगी उसी के साथ बिताए। यह विवाह ल्यूली की एकमात्र ढाल बन गया था। अगर वह उस सुरक्षा को खो देती तो वह कठोर निंदा के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाती। मेरी सास ने अपनी बेटी की तरफ एक नजर डाली। उसके पास उससे कहने के लिए अब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था। वह पहले ही उस पर चिल्ला चिल्लाकर गला बैठ चुकी थी। उसने उसे मार भी दिया था, अब उसे परवाह ही नहीं रही थी। बेहतर था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, खुद ही डूबे या तैरकर बचे। माँ, पापा, आप कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ क्यों नहीं रुकाते? मेरे ससुर ने हाथ हिलाया और कहा, शियाओ चिंग, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते, बस हमें घर वापस ले चलो। घर कई दिनों से खाली पड़ा है और हमें सुअर और मुर्गियों के बारे में सोचना है। हम बार बार तुम्हारे चाचा से खाना खिलवाने के लिए नहीं कह सकते। उसकी इतनी दृढ़ता देखकर मैंने उसका मन बदलने की कोशिश नहीं की। मैं शहर से बाहर निकला और उनके पुराने गांव की तरफ चला। लूली सहयात्री की सीट पर बैठी, खिड़की की ओर ताकती हुई। उसकी आंखों में शुद्ध आतंक की एक झिलमिल दौड़ गई। अगर अभी उसे किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वह निश्चित रूप से गांव वापस जाना था। वह पहले से ही यह सब सोच चुकी थी। वे सभी लोग और पड़ोसी उसे उन तर्ज भरी निगाहों से घूर रहे थे। लियोली मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें हताशा से भर आई थी और मुझसे विनती कर रही थी कि मैं वहां ज्यादा देर तक न रुकूं। वह सचमुच डरी हुई थी। मैंने उसकी उस नजर को अनदेखा नहीं किया। मैं जानता था, किसी पर ज्यादा दबाव डालो तो बात उल्टी पड़ती है। हीरा खरगोश भी मजबूरी में काटता है। उबड़ खाबड़ देहाती सड़क पर काफी दूर चलकर आखिर मेरे सामने एक गांव दिखा। वही शेन गांव था जहां लूली के माता पिता रहते थे। शेन विलेज में लगभग हर किसी का उपनाम एक ही था। वे सभी किसी न किसी तरह से रिश्तेदार थे। जैसे ही मैंने कार पार्क की, कुछ शरारती बच्चे हम पर टूट पड़े। मैं बाहर उतरा और बस उन नन्हे बदमाशों को हटा देने के लिए कुछ कैंडी बांट दी। अरे अंकल, मम्मी को कहते सुना, बहन लूली ने पति को धोखा दिया। धोखा मतलब क्या? एक नन्हा मेरी शर्ट का पल्ला खींचकर बोला। मेरा चेहरा तुरंत सख्त हुआ। फिर भी मैं झुका और कहा, सुनो बच्चे, इतने सवाल क्यों? मुझसे यूं कुछ मत पूछो। एक और बात पूछो और देखो मैं वो कैंडी तुम्हारे हाथ से फिर से छिपट कर नहीं ले लूंगा। नहीं भैया, तुम धोखा नहीं दे सकते। तुमने तो मुझे पहले ही दे दिया है। तुम उसे वापस नहीं ले सकते। वो छोटा बच्चा जल्दी से कैंडी अपने मुंह में ठूसकर भाग गया। खिड़की खुली थी, इसलिए लूली ने बच्चे की हर बात साफ सुनी। उस मासूम आवाज ने ल्यूली को इतना शर्मिंदा किया कि वह सिर न उठा सका। वह सीट पर सिकुड़कर कांपने लगा। क्या हुआ? तो अब तुम जानते हो शर्म कैसी लगती है, एना। ससुर झुंझलाए, तुझे ही चाहिए था। वह चुप रहा, मेरी तरफ भी नहीं देखा। लूली जवाब न दे सका। मैंने कार का दरवाजा खोलकर कहा, पापा उतरिए, सिर संभालिए। उन्हें उतारकर मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे आगे बढ़ा। मैं दूसरी ओर गया, शीशा थपथपाया। जा, खाना चढ़ा दे। मम्मी पापा ने नाश्ता नहीं किया। लूली ने सिर हिलाया, मिन्नत भरी आंखों से, जैसे तुरंत भागना चाहता हो। एक सेकंड, तुम चाहते मां अंदर जाकर खुद खाना बनाए? लूली गाड़ी से उदास दिखते हुए बाहर उतरा। जब हम अंदर गए, वह रसोई में छिप गया और बाहर नहीं आया। मैंने धूल से भरे फर्श पर नजर डाली, झाड़ू पकड़ी और झाड़ू मारना शुरू किया। मेरी सास ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, शियाओकिन, एक उंगली भी मत उठाना। छोड़ दो, जब मेरे पास एक मिनट होगा तब मैं कर लूंगा। फिर मेरे ससुर ने बिल्कुल वैसा ही कहा, शियाओचिन, इस कंक्रीट फर्श से झाड़ू मत मारो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कोई टाइल भी नहीं है तो तुम कितनी भी झाड़ू मारो, धूल तो हमेशा ही रहेगी। ये तेरी मेहनत ही नहीं है, मैं बस एक बार जल्दी से देख लूंगा। मैंने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया और वैसे ही झाड़ू मारनी शुरू कर दी। मैंने कहा था कि मैं बस जल्दी सा काम कर लूंगा, लेकिन फर्श पर होते हुए मैंने उसे सचमुच अच्छी तरह साफ कर दिया।
मेरे सास ससुर के लौटने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सारे करीबी रिश्तेदार उन्हें देखने आ गए और कुछ लोग सिर्फ ड्रामा देखने के लिए भी आए। एक पूरा झुंड मेज के चारों ओर जमा होकर चाय पी रहा था और गपशप कर रहा था। जाहिर है वे मेरे सामने उन नाजुक मुद्दों को उछालने वाले नहीं थे, लेकिन जिस तरह वे मुझे बार बार दिख रहे थे वह पक्का अजीब था। लेकिन फिर उनकी चाची पहले थी जिन्होंने शियाओचिन से हाल चाल पूछा। तो सुनो, तुम इस सब के बारे में क्या सोचती हो? आती, कृपया मत पूछिए, बस मेरी थोड़ी मर्यादा बचने दे। ठीक है। फिर कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए। एक लड़के का पीछा कर रहे थे जो जोर जोर से रो रहा था। रो रहा वही नटखट बच्चा था जिसने अभी मुझसे सवाल पूछकर मुझे परेशान किया था। वो हांसों में कराकर बोला, दीदी लूली ने मुझे मारा। उसकी चाची सहरकर उसके लाल निशान को छू बोली, उसे गुस्सा दिलाने को तुमने क्या ऐसा किया? मैंने धोखा देने की कोशिश की और उसने मुझे मारा। उसने मेरे गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बहुत दर्द हुआ। आंटी ऊपर उठकर देखने लगी और देखा कि मेरे ससुर, मेरी सास और मैं, हम सभी के चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे। वह जल्दी से माफी मांगने लगी। वो बस एक बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं, वो बस बकवास कर रहा है, कृपया इसे दिल पर मत ले। मैं बस अपनी चाय की प्याली पकड़े खामोश रहा। लेकिन तभी मेरे ससुर ने मेज पर जोर से ठोक दिया। बहन, अब तुम सब घर चली जाओ तो अच्छा होगा। मैं अभी भी ठीक हो रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगा। इसके बजाय मेरे ससुर असल में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। वैसे भी समय हो गया था। इतनी बड़ी भीड़ में एक बार ऐसा दरवाजा खुल जाए तो सब लोग बोलने लगते हैं और बातें जल्दी ही बदतर हो जाती हैं। उससे पहले कि तुम जानो, कौन जाने किस तरह की गंदी बातें कही जाती। बाकी सब भी उठने लगे। ठीक है, हम चल देते हैं, फिर हम तुम्हारा हाल चाल पूछ लेंगे। एक और लियोली ने आखिरी व्यक्ति के जाने तक इंतजार किया। फिर वह आखिरकार खाना बाहर लेकर आई। वह असल में बहुत पहले ही खाना बना चुकी थी, लेकिन बाहर इतने लोग होने की वजह से वह छिपी हुई थी और अपना बनाया हुआ खाना दिखाने से इनकार कर रही थी। मेरे ससुर ने लूली को एक नजर देखा और उनका मुंह तुरंत उतर आया। मेरे ससुर ने मेज पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए भड़क कर पूछा, क्या तुम सोचती हो कि गुस्सा होने का तुम्हें अधिकार है? इतनी बेशर्मी करने के बाद भी किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? शियाबाओ तो बस एक बच्चा है। अगर तुम उसे ऐसे मारती रहोगी और कुछ गलत हो गया तो तुम्हारे चाचा तुम्हारी खाल उतार देंगे। लियोली शुतुरमुर्ग की तरह सिर झुकाए खड़ी रही, इतनी डरी हुई कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने एक पल किनारे से सुना। मौका सही लगा तो बोला, कैद, शांत रहो धीरे, मैं उसे अभी घर ले जाता हूँ। अगर हम खाने को कौर न रुके और मैंने लूली को हद से ज्यादा धकेला तो वो भाग जाएगी। ये ठीक नहीं। योजना के बाकी हिस्से के लिए जरूरी था कि खबर मेरे ससुराल वाले ही फैलाएं, ताकि मैं धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ सकूं। अभी जल्दबाजी की तो उल्टा पड़ेगा। शियाओचिन, जब आ ही गई हो तो जाने से कम खाना खा लो। एक बार का खाना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरे ससुर ने कहा। उनकी आवाज अचानक कोमल हो गई। वे मुझसे जिस तरह पेश आ रहे थे वह बिल्कुल उल्टा था कि उन्होंने अभी अभी लूली के साथ कैसे बर्ताव किया था। इस तेज विरोधाभास ने लूली को अंदर से और भी अधिक दुखी कर दिया। मैंने पल भर सोचा, फिर बैठकर कहा, ठीक है, हम खाने तक रुकेंगे, और उसके बाद बस ज्यादा देर मुझे मत रोकना। यहां रुकना मुझे सहज नहीं। मैंने लियोली को देखा और उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। उसने मुझे आभारी नजर से देखा, फिर जल्दी से बर्तन और चॉपस्टिक्स लेने रसोई की तरफ भागी। उसके बाद वो अपनी मेज दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। खाने की मेज पर मेरे ससुर पीना चाहते थे और मैंने उन्हें मनाने की जितनी भी कोशिश की, वे नहीं माने। आखिर उसे बस एक छोटा घूंट देने दिया। खाना खत्म होते ही मैं अलविदा कहने खड़ा हुआ। माँ पापा, मैं लुली को घर ले जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो फोन करना। लियूली तुरंत कार तक भागी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह उस घर में और ज्यादा रुकी तो वह बिल्कुल अपना होश खो देगी। लियूली को ऐसे बर्ताव करते देखकर मेरे ससुर का चेहरा फिर से काला पड़ गया, लेकिन इस बार मेरी इज्जत के लिए उसने अपना गुस्सा नहीं खोया। गाड़ी को दूर निकलते देख मेरे ससुर ने एक गहरी आह भरी। उन्होंने कहा, चाओचिन एक अच्छा आदमी है, वह उसके जैसा अच्छा आदमी पाने की हकदार नहीं है। वह सिर्फ कचरे का टुकड़ा है, कुत्ते से भी नीची। ओल्ड लियो ने बस इसे जाने दिया। जब शियाओचिन तलाक नहीं चाहती तो इसे बस छोड़ दो। गांव की गंदी गपशप में हम खुद उसकी मदद कर उससे निपटाएंगे। मेरी बात याद रखना। वह झुंझलाकर बड़बड़ाया। अगर वह अभी भी संतुष्ट नहीं है और फिर से ऐसा कुछ करने की हिम्मत करती है तो मैं शियाओचिन की इज्जत बचाने के लिए उसे खुद पीट पीट कर मार डालूंगा। फिर मेरे ससुर ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। मैं हम दोनों को वापस घर ले जा रहा था। मैंने लुली की तरफ देखा और मुझे काफी झुंझलाहट हुई। रोना बंद करो, शो। वह नहीं रोना चाहती थी, मगर अभी माता पिता के घर और सबकी जजमेंट सोचते ही सिसकियां रोक ना सकी और वह भी फूट फूट कर रोती रही। जानू, क्या हम फिर वहां न जाएं? मैंने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, बस तलाक हो जाए।
तुम इस शहर से भागकर ऐसी जगह जा सकती हो जहां कोई तुम्हें ना पहचाने। तब इन सबका सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम ठीक से जी लोगी। मैंने ये बस उसे परखने को कहा था, देखना था क्या उसमें करने की हिम्मत है। अगर वह सच में इसे कर गुजरती तो मैं बड़ा प्लान बनाता। लिली पल भर को ललचाई, पर आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। वह नहीं कर सकती थी। उसमें जरा भी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। वह इस बात से डरती थी कि अगर वह बस चली जाए तो तनाव के कारण उसके पिता की मौत हो सकती है। वह उस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती थी। और वैसे भी ऐसी कौन सी बेटी है जो गलती करके अपने माता पिता को इसके नतीजों से निपटने के लिए छोड़ दे। लूली बस उस तरह की नहीं थी। और सिर्फ तलाक लेने की बात करें तो उसे पता था कि वही होगी जिसे सब नीचा समझेंगे। और मैं तब भी ठीक ही रहूंगा। इस शादी को थामे रहना ही उसका रास्ता है कि वह अफवाहों से निकलकर फिर जनता में सिर उठा सके। बेबी, मुझसे तलाक मत दो। मैं सब संभाल लूंगा, हर बात सुन लूंगा। बस एक मौका और दे दो। ल्यूली ने मुझसे गिड़गिड़ाया। और सच कहूं तो मुझे राहत मिली। लगता है उसमें अभी तक जाने की हिम्मत नहीं, जब तक वह इस शहर में है। उसे नर्क दिखाने के मेरे पास कई तरीके हैं। जवाब न देने पर कार के भीतर हवा भारी खामोश हो गई। सिर्फ ल्यूली की धीमी लयबद्ध सिसकियां सुनाई देती रही। भगवान, मुझे यही आवाज भाती है। उसे टूटते रोते देखना मुझे पसंद है। जितनी ज्यादा वो बिखरती है मैं उतना ही खुश होता हूँ। हम आखिर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लौटे। मैंने कार अभी पार्क की थी। उतरते ही पीछे से मेरे नाम की आवाज आई, चिन, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी वो, क्या बात है? मैं धीरे उसकी तरफ चला और सावधानी से, तो चिन, तलाक आखिर कब फाइनल करोगे? होते ही मैं तुम्हें एकदम सही लड़की से मिलाऊंगा। चिंता मत करो, उसका दिल सोने सा है, असली क्लास में। वह, तुम जानते हो किससे? उससे वाकई 10 गुना भी बेहतर है। आंटी वोंग ने ये इतनी जोर से कहा कि पूरा ब्लॉक सुन सके। मैंने शर्मिंदा होने और उत्तर देने में अनिश्चित होने का नाटक किया, पर मैं पूरे समय अपनी आंख के कोने से लुली को देख रहा था। मैं उसकी हर प्रतिक्रिया का लुत्फ उठाना चाहता था। लुली ज्यादा दूर खड़ी नहीं थी, इसलिए उसने आंटी वोंग की कही हर एक बात बिल्कुल सुन ली। वह पूरी तरह भड़क गई थी। उसने अपने होंठ दबा लिए, गुस्से से उबल रही थी, पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं अभी उसका इकलौता सहारा हूं। वो एक साथ किसी और को मुझे छीनने कैसे दे सकती थी? मैं देख रहा था, उसके भीतर घबराहट भरने लगी। मैं पूरा कैच हूं, सच। अब आईने में खुद को देख वह जानती है, मेरे जैसे आदमी को वह रोक नहीं सकती। वह बिखर रही है। वह जानती थी कि मुझे रोके रखने को कुछ करना होगा। लिली पास आई और मेरे पीछे शांत खड़ी रही, बस मुझे एहसास दिलाने को कि वह वही है। वो बोलने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि जानती थी बोलते लड़ाई छिड़ जाएगी। वह डर गई थी, इस बात से सहम गई कि मेरे दिल में उसका कद और भी घट जाएगा। उसका कद वैसे भी पहले से ही बहुत कम बचा हुआ था, और अगर एक बहस ने वह भी मिटा दिया तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। मैंने एक सेकंड पल भर लियोली को देखा, फिर कहा, आंटी वांग, ये निजी बात है, आपको इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आंटी वांग ने लियोली को घूरा, बिना झिझक तुरंत ही बोली, क्या क्या तुम वाकई तलाक की कोई योजना नहीं बना रहे, जबकि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा किया? क्या तुम सच में बस ऐसे ही चुपचाप सब सहते रहोगे? लुली ने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया, फिर भी वह चुप रही। मेरा चेहरा काला पड़ा। आंटी वांग, कोई बात नहीं, मैं अब लौटता हूं। मैं अभी अभी मुड़ाई था कि आंटी वांग ने मेरी बाह पकड़ ली और बोली, शियाओकिन, बस इसलिए कि तुम उस रात वहां नहीं थे, इसलिए तुम्हें पूरा सच मालूम नहीं है। पर मैं वहां था, पर मैं थी। वो पहुंचा तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी। सब भी कैमरे में कैद है। आओ, दिखाती हूं पत्नी का तब रवैया। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ा, फोन निकालकर रिकॉर्ड किया, वीडियो खोजने लगी। मैंने देखा, मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे गपशप सुनने देखने को चारों तरफ भी जुटने लगी। गंभीर होकर मैंने वोंग आंटी की कलाई थामी, धीमी आवाज में बोला, वोंग आंटी, यहां मेरी इज्जत रखिए। वोंग आंटी ने मेरे काले चेहरे को देखा, फिर जुटी भीड़ पर नजर डाली। अचानक तभी उसे अपनी गलती समझ आई। अरे, मेरा दिमाग। शाओचिन, माफ करना, फिर किसी दिन अकेले बात करेंगे। हाथ छुड़ाकर मैं चल पड़ा। सच, मुझे भी गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने अपनी बदनामी खुद चुनी थी, पर यह हद ज्यादा है। आज भी ये सुनते ही खून क्यों खौलता है। लू लिलिंग जाने से पहले वोंग आंटी को घृणित नजर से घूर गई, मानो कह रही हो, अपना काम देखो। वोंग आंटी बेकाबू हो गई। उसने लूली की पीठ की ओर इशारा कर चीखा, तू पक्का सांप है, मुझे घूरने की भी हिम्मत? सोचती है क्या लोग सबको तेरी घटिया करतूतें नहीं बताएंगे?
पुराने दिनों में इसके लिए तुम्हें नदी में फेंकते। वो आंटी की चीख सुनी तो मैं तेज चल पड़ा। घर लौटकर मैं सोफे पर बैठा, सिगरेट जलाई। उस पर दिल अजीब तरह शांत लगा। लियोली लौटते ही बिल्कुल सीधे अंदर आई, जूते भी नहीं उतारे। वह सीधे मेरे पास आई, घुटनों पर गिर गई, सिर झुकाए रही, चुप रही। सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था मैं अभी वो बोले तो भड़क जाऊं। धुआं छोड़कर मैंने पूछा, ये क्या है? जानता हूं मैंने तुझे शर्मिंदा किया। मुझे बहुत माफ करो। बस मुझे मारो प्लीज। उसने दांत भींचकर बेबस कहा। बाहर भी निकलो तो कैसा लगता? जानते हो पड़ोसी अब मुझे कैसे देखते? पता है, मैं मर्द हूं। इज्जत की फिक्र छोड़ दी। तज मुस्कान से कहा। लूली अब न रोक पाई और रो पड़ी। उसने मेरे पैर पकड़कर रहम मांगा। मैं सब जानती हूं। प्लीज बेबी, बस सिर्फ मुझे एक और मौका दे। इसकी भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं बस चुपचाप उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। मैं उठा और सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजे से सटकर उसकी सिसकी सुनी। होंठों से ठंडी कड़वी हंसी फूटी। उसी दोपहर मैं कमरे से बाहर निकला। लियोली अब भी घुटनों पर थी। मेरी आंखों में बस हल्का तंस चमका। पीड़ित बनना पहले मुझ पर चलता था। मैं पहले उस नाटक पर फिदा था, अब बस हंसता हूं। लियोली ने लाल सूजी आंखों से मुझे देखा। जरा सी उम्मीद की चिंगारी खोजती थी। वो चाहता था मैं दिखाऊं कि परवाह है। मैं उसके ऊपर खड़ा ठंडी नजर से बोला, खाना बनाओ, भूख लगी। सपाट कहा और सोफे पर बैठ गया। मैंने उसे उठाने को उंगली न हिलाई, एक शब्द भी न बोला। उसकी आंखों में निराशा झलकी, फिर भी वह डटा रहा। उसे लगा मेरा गुस्सा एक दौर है। उसे यकीन था मैं आखिर उसे माफ कर दूंगा। लूली उठने लगी, पर देर तक फर्श पर रहने से घुटने चीख रहे थे। दर्द तेज, आंखें चौंधी आ गई। वह ढहकर लुढ़कता हुआ बिल्कुल सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। हकलाकर माफी मांगी, उठने लगा, पर घुटनों का दर्द भारी था। वह जरा भी हिल न सका। मैंने उसे सोफे पर ढकेला, न चीखा, रुकने को भी नहीं कहा। रिमोट उठाया, टीवी चला दिया। लूली होंठ दबाए पूरी तरह भटका सा बैठा। उसे हमारे बीच मेरी बनाई बर्फीली दीवार महसूस हुई। कुछ मिनट बाद मैं बेडरूम गया, लौटकर उस पर दवा फेंकी। बोला, खुद ठीक कर लो, फिर रसोई में जाकर पकाओ। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह दवा कसकर मुझे देखता रहा। लगा हमारे लिए अब भी उम्मीद है। मैंने मन में ताना मारा, ज्यादा मत उछल, यही थोड़ी उम्मीद तुम्हें चलाए रखेगी। लूली ने बैठे बैठे मुझे देखा और सावधानी से पैंट धीरे नीचे सरकाई। दवा लगाते वह तनखियों से मुझे देखता रहा। टांगे देखकर मैं पलटू, यही ताड़ रहा था। रुचि का संकेत खोज रहा था, क्योंकि उसे अपनी टांगों पर ही भरोसा था।